बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। तो आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तो बेटा यकीनन लास्ट टाइम जो मैंने आपको रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस पढ़ाई थी, यकीनन आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी और उसको तैयार किया होगा। और बेटा जो भी काम आपको दिया जाए, स्पेशली ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसमें हर चीज़ को साथ साथ करते रहा करें, प्रैक्टिस किया करें, इक्वेशंस लिखा करें, बार बार लिखा करें और उसमें देखा करें कि आपको कैसे समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और सीरियस होके काम किया करें और स्पेशली अपने माँ बाप का कहा माना करें। ठीक है, माँ बाप को कहने की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद ही मतलब लर्निंग स्टार्ट कर दिया करें। और लेक्चर ख़त्म होने के बाद उसका मतलब ये नहीं होता कि बस अब लेक्चर ख़त्म हो गया है तो आप भी रिलैक्स हो जाएं। नहीं, लेक्चर जब ख़त्म हो जाता है सुन लेते हैं, ठीक है, आप रेस्ट भी करें, लेकिन उसके बाद जो जो चीज़ आपको पढ़ाई जाती है आप उसको बैठ कर थारोली उसको स्टडी करें। उसको साथ साथ एक तो नोट भी किया करें लेक्चर्स। जब आप नोट कर लेते हैं फिर बाद में उसको रीड आउट करते हैं कि पढ़ते हैं कि क्या क्या सर ने बताया था, सर ने एडिशनल बात कौन सी बताई थी, सर ने मतलब, तो वो चीज़ें भी साथ साथ किया करें। ठीक है, और इसके साथ साथ तालीम के साथ साथ बेटा हमारा सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो है अमल। तो अमल इल्म से मतलब अमल जो है वो ज़रूरी है। इल्म हासिल कर रहे हैं तो अमल भी ज़रूरी है। तो अमल क्या है? यही है कि अगर हम इल्म हासिल कर रहे हैं तो अपने माँ बाप का हुक्म मानें और उसके साथ साथ नमाज भी बाकायदगी से अदा करें, कुरान पाक की तिलावत भी करें। ठीक है, और मतलब ये कि अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दें और अल्लाह से हर वक्त दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मतलब ख़तरनाक बीमारी से, वबा से बचाए रखे, आमीन। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस डिस्कस कर ली थी। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के बाद यूजेस ऑफ बेसिस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूजेस ऑफ बेसिस आज हम डिस्कस करने लगे। तो बेसिस तो वैसे बहुत सारे हैं, तो जो मोस्टली हमें पता है हाइड्रोक्साइड्स को बेस कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, कोई भी इस तरह के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बहुत सारे हैं। हम उनको साथ साथ डिस्कस करेंगे, उनके यूजेस, उनकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि ये कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है जी। तो बेटा पेज नंबर 30 है टेक्स्ट बुक का। आप तमाम बच्चे, आपके पास पेन होना चाहिए और टेक्स्ट बुक सामने होनी चाहिए। पेज नंबर 30, यूजेस ऑफ बेसिस। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो उसमें सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बेटा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसके यूज़, हाँ जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बेटा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है एक दफ़ा, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे कि राइट यूजेस ऑफ बेसिस, ये 4 मार्क्स में आ चुका है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, इसमें से MCQs भी बनते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपके शॉर्ट भी तैयार हो जाएंगे और MCQs भी तैयार हो जाएंगे जी। तो बेटा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोप की मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज़ किया जाता है, यानी कि सोप वगैरह जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, उसमें बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़रूरी होता है। ठीक है, यूज़ करते हैं। नंबर 2 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आपको पता है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला अगर कोई बच्चा लिखना चाहे तो मैं बोल देता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl ट्वाइस। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको ऐसे भी लिखा जाता है CaOCl फिर Cl।
यानी कि ये भी ठीक है कि इसको फिर OCl जो सेंटर में है ना, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में फिर इसको हम ऐसे लिख देते हैं CaOCl ट्वाइस, इन 2 क्लोरीन है। ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। नेक्स्ट, तो इसमें भी देखें कैल्शियम यूज़ हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। बेटा जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर की एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको, सी वाटर, ये हार्ड वाटर है, उसको अगर आपने सॉफ्ट बनाना है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाना है, यानी उसमें जो जो इम्प्योरिटीज़ हैं, सॉल्ट्स हैं, उनको रिमूव करना है, उसको प्योर करना है, तो उसके लिए भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। वो रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन से क्या हो जाता है कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलहदा हो जाती हैं और जो बाकी प्योर वाटर है वो अलहदा हो जाता है। जी, ये हम एक्सपेरिमेंट में इसको डिस्कस करेंगे। एंड न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सोइल। जी, एसिडिक सोइल को न्यूट्रलाइज करता है कैसे? बेटा सोचने की बात है, अगर सोइल एसिडिक होगी तो एसिडिक चीज़ को कौन ख़त्म कर सकता है? बेस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो ये जब बेस का रिएक्शन एसिड के साथ होगा तो ये न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। नेक्स्ट, एंड लेक्स, यानी कि लेक्स में भी ड्यू टू एसिड रेन, लेक्स वगैरह में भी एसिड रेन, वो एरिया जहाँ पर एसिड रेन होती है, एसिड रेन से क्या होगा कि वो सारी एसिडिटी हो जाएगी, तो एसिड को ख़त्म करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो क्या यूज़ करते हैं हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जी, नेक्स्ट नंबर 3 है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, दिस इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहाँ यूज़ करते हैं? इज़ यूज इन अल्कलाइन बैटरीज। बेटा अल्कलाइन बैटरीज, एक तो लेड स्टोरेज बैटरी थी, वो जो हम चार्जिंग के लिए घर में यूज़ करते थे, वो हमने सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसमें आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कलाइन बैटरीज, आमतौर पर जो मोटर बाइक होती है उसमें जो बैटरी लगी होती है उसमें भी अल्कलाइन बैटरी यूज़ की जाती है। कार बैटरीज, कार में भी कुछ बैटरीज होती हैं उसमें भी यूज़ की जाती है, और भी बहुत सारे यूजेस में इसको यूज़ करते हैं हम, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी। अल्कलाइन बैटरी स्पेशल लिखा होता है उसके ऊपर, यानी कि अल्कलाइन मीन वही बात कि उसमें अल्कली जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होता है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, आमतौर पर ये एज एन इलेक्ट्रोलाइट एक्ट कर रहा होता है। इलेक्ट्रोलाइट, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। लेड स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता था, अल्कलाइन बैटरीज में क्या यूज़ होता है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। जी, नेक्स्ट नंबर 4 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जी, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टमक। तो स्टमक एसिडिटी हो जाए तो, स्टमक एसिडिटी यानी स्टमक एसिडिटी को रिड्यूस करता है। अब कैसे, इसकी मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ डेली लाइफ की। स्टमक एसिडिटी को रिड्यूस कैसे करता है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? बेटा आपने क्लास 9th में एक चीज़ पढ़ी थी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क क्यों कहा कि ये मैग्नीशिया तो समझ आता है मैग्नीशियम से है, मिल्क क्यों कहा कि इस सॉल्यूशन का जो कलर होता है ना वो मिल्की कलर होता है, सॉल्यूशन मिल्की सॉल्यूशन होता है। तो ये जो मिल्की मतलब सॉल्यूशन होता है जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ये स्टमक एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि अगर हमें जलन हो रही हो, मतलब स्टमक एसिडिटी हो रही हो जाए, एसिडिटी हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं
हम डॉक्टर के पास जाते हैं या हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, हम एक सिरप या सस्पेंशन परचेज़ करते हैं। आमतौर पर आई थिंक म्यूकेन, एक मुझे नाम याद आ गया, म्यूकेन एक सस्पेंशन है, म्यूकेन, गैवास्कॉन भी है और भी बहुत सारे हैं इस तरह के। म्यूकेन की बात कर रहा हूँ मैं। म्यूकेन के ऊपर अगर आप देखें ना, उसके ऊपर टॉप पे लिखा होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मीन वो बेसिक सोल्यूशन होता है। ज़्यादातर क्वांटिटी उसमें किसकी होती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो वो ये बेस है, यानी बेस को जब हम यूज़ करेंगे, बेस हमारे स्टमक में जाएगा और स्टमक में एसिड होगा। बेस और एसिड जब रिएक्शन करेंगे तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, सॉल्ट एंड वाटर बना देंगे, तो जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। तो इस वजह ये कहा गया है कि स्टमक एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी यूज़ किया जाता है, राइट जी। नेक्स्ट नंबर 2, दूसरा यूज़ है इसका, इट इज़ आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बीज स्टिंग्स। जी, अगर शहद की मक्खी आपको डंग मार ले तो उसको ख़त्म करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके सोल्यूशन या इंजेक्शन इस तरह के यूज़ किए जाते हैं जिनमें बेस होता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो बी स्टिंग होता है इसमें फॉर्मिक एसिड होता है, आंट स्टिंग में और बी स्टिंग में। तो जब आपको काटेगी कोई चीज़ तो इसका मतलब है एसिड है उसमें। अब एसिड को ख़त्म कैसे करेंगे? बेस के साथ। तो वो बेस किस में है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आपको पता है AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है। हाइड्रोक्साइड सारे बेस हैं जी। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज फोमिंग एजेंट। फोमिंग एजेंट, सोचने वाली बात है बेटा, ये फोमिंग एजेंट का ये टर्म जो है आपके लिए नई है। फोमिंग एजेंट कहाँ पर? फोमिंग एजेंट किसके कहाँ पे यूज़ होता है? ये आगे बता दिया, इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, आग बुझाने वाले आलात जो होते हैं बेटा, आप देखते हैं आपके स्कूल्स वगैरह में भी मतलब बना कर लगाए होते हैं उन्होंने, ठीक है। वो बॉक्स बने होते हैं, सिलेंडर बने होते हैं रेड, ठीक है, उनमें भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जा सकता है। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उनमें होती है, लेकिन आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो फोमिंग एजेंट क्यों कहा? फोमिंग एजेंट का मतलब क्या है बेटा? फोमिंग एजेंट वो होता है कि मतलब कहीं पर फायर है तो आपने उसको बुझाना है, आग बुझाना है अपने, तो कैसे? आप उसका स्प्रे करते हैं। जब आप उसका स्प्रे करते हैं ना, तो ये जो फोमिंग एजेंट का मतलब है, ये अपनी एक ना लेयर बना लेता है। लेयर बना लेता है, कौन सी लेयर? प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर, इसकी अपनी एक लेयर, यानी कि कहीं पर आग है, फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ आग है, ठीक है। अब जब आप उसका स्प्रे करेंगे ना, तो जो स्प्रे करेंगे वो जो उसके पार्टिकल्स होंगे, उसका जो स्प्रे होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होगा, वो इसको कवर करके ना ऐसे ऐसे कवर करके ना आग को बुझा देगा, ऐसे कवर कर लेगा उसको। फोमिंग एजेंट का मतलब उसके ऊपर उसको कूल डाउन भी कर देगा और उसको कवर भी कर लेगा और उसको फर्दर रिएक्शन से रोक देगा, जिससे क्या होगा, मतलब वो आग जो है, जो फायर है, वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो इसको बोलते हैं, यानी कि एक लेयर सी बना के उसको ढांप लेना, कवर कर लेना, ऑक्सीजन की सप्लाई भी कट ऑफ कर देना, जिससे क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो फायर वर्क है वो रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी कि फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो इसीलिए फोमिंग एजेंट कहा गया। फोमिंग एजेंट का मतलब यही होता है, इससे टेम्परेचर भी कम हो जाता है फ़ौरन, और उसकी जो लेयर है वो उसको फर्दर डायरेक्शन से रोक लेती है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी कट ऑफ हो जाती है। नंबर 6 है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है। अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसको कहाँ यूज़ करते हैं? इज यूज टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स। लुब्रिकेंट, ऑयल, इस तरह की ग्रीस वगैरह के, मतलब अगर कोई दाग वगैरह स्टेन्स लग जाएं हमारे क्लॉथ्स पे, कपड़े में, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ऐसा सोल्यूशन है, ये फ़ौरन अगर इसका सोल्यूशन बना के आप उसमें यूज़ करें तो फ़ौरन जो स्टेन्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, यानी कि इतना पावरफुल है ये। तो ये मतलब इनके चंद एक बच्चे यूजेस थे। इनमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, इनमें MCQs भी बन जाते हैं, ठीक है। तो वो आपने जो है सही तरीके से इसको
देखना है, ठीक है। तो उसके बाद ये एसिड और बेसिस का जो हमारा टॉपिक था वो आज ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसकी टेस्ट योर सेल्फ जो है रह गए थे हमारे पास, टेस्ट योर सेल्फ 10.1 और टेस्ट योर सेल्फ 10.2, तो वो हम करते हैं। तो रिसेंटली हमने अभी जो है बेसिस का टॉपिक ख़त्म किया है, तो पहले चलें 10.1 ही सॉल्व कर लेते हैं, टेस्ट योर सेल्फ, ठीक है। तो साथ साथ बेटा पेन आपके पास होना चाहिए और बुक के ऊपर लिखना चाहिए आंसर, तो उसमें लिखते जाइएगा। वैसे तो आप नोट्स से भी कर सकते हैं ये, लेकिन आपने जो मैं आंसर बोलूँगा आपने वो साथ साथ लिखने हैं, नोट करने हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपने साथ साथ टेक्स्ट बुक पे मार्क भी करने हैं। आंसर आपको मैक्सिमम जो है वो मैं टेक्स्ट बुक से मार्क करवा दूँगा, ठीक है। तो अब टेस्ट योर सेल्फ है जी, पेज नंबर 27 पे, पेज नंबर है 27 और टेस्ट योर सेल्फ 10.1। ठीक है, तो इसमें इसके आंसर जो है साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा और मार्क भी करवाता जाऊंगा जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट योर सेल्फ 10.1 का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्हेनियस बेस एंड ब्रांचेड लोरी बेस। बेटा आपको पता है हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आर्हेनियस, आपने इसको डिफ़ाइन कर देना है, सिंपल। आपने एक लाइन लगानी है, आपने बता देना है एक तरफ आर्हेनियस बेस, यानी आर्हेनियस बेस को भी डिफ़ाइन कर देना है आपने, और ब्रांचेड लोरी बेस को भी डिफ़ाइन कर देना है। इधर आप लिख देंगे कि हमारे पास आर्हेनियस बेस, और इधर आप क्या लिखेंगे, ब्रांचेड लोरी बेस। सिर्फ बेस को डिफाइन करना है आपने, ब्रांचेड लोरी बेस। तो बेटा आपको पता है, अब इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस बेस इज अ, मतलब स्पीशी या बेस इज अ सब्सटेंस which produces hydroxyl ion in aqueous solution, या which dissociates in aqueous solution to produce hydroxide ion। यानी ऐसा सब्सटेंस है जो डिसोसिएट हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, हाइड्रोक्साइड। आप यहाँ पर डेफिनेशन लिख देंगे और इधर भी इसकी डेफिनेशन के साथ एग्जांपल भी लिखनी है लाजमी। आर्हेनियस बेस की एग्जांपल आप लिख देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, या कोई भी लिख दें, रिवर्सिबल एरो लगाएंगे, यहाँ पर वाटर लिखेंगे और यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सेम हियर ब्रांचेड लोरी बेस, आपको पता है अकॉर्डिंग टू ब्रांचेड लोरी कॉन्सेप्ट बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। यानी एक जो डोनेट करता था वो एसिड होता था, जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, बेस। विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम द अदर सब्सटेंस, उसकी भी आप एग्जांपल दे देंगे साहब, ठीक है। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन है, आपका हो जाएगा। नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। वो कहते हैं अगर एक आर्हेनियस एसिड हो और एक चीज़ आर्हेनियस बेस हो, तो उन दोनों का आपस में रिएक्शन कराएं तो जाहिर सी बात है व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो वो सॉल्ट एंड वाटर बना देंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे, कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है, बताना है आपने कि व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट, ये लिखते जाएं साथ साथ, व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, this is called neutralization reaction। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नीचे लिखना है आपने, फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल बेटा लाजमी देनी है, नहीं तो नंबर कट जाएगा, 1 नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अब आपने एक आर्हेनियस एसिड लिखना है, एक आर्हेनियस बेस लिखना है, उनका रिएक्शन जो कर देना है। कैसे, अब आप सिंपल एग्जांपल, न्यूट्रलाइजेशन की एग्जांपल बेटा वही याद रखो। ये देखें, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ये बेस था, यहाँ पर भी मैंने एग्जांपल लिखी है, और अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस HCl क्या था, एसिड था। दिस इज आर्हेनियस एसिड, दिस इज आर्हेनियस बेस। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे इसको क्या बोलेंगे फिर हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ लिख दें दिस इज बेस, दिस इज एसिड, तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर, NaCl बनेगा और वाटर H2O। नीचे लिख दें NaCl के साथ लिखें सॉल्ट, H2O के साथ क्या लिखेंगे, वाटर। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जी, नंबर 3, प्रूव दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसके बारे में मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। तो उसमें क्या बताया था कि वाटर एम्फोटेरिक है। कैसे, आप लिखेंगे कि वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशी बिकॉज वाटर कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशी बिकॉज वाटर कैन बिहेव as an acid as well as a base, that's why it is called amphoteric species। एग्जाम्पल लाजमी देनी है। 1 नंबर होता है आप स्टेटमेंट जो लिखते हैं, 1 नंबर है प्रूव करके दिखाना है। कैसे, फिर आप उसका रिएक्शन लिखेंगे। आप लिखेंगे, देखिए आप H2O का रिएक्शन लिखेंगे किसके साथ, अमोनिया के साथ, NH3, ये रिवर्सिबल एरो। वैसे तो आपके पास ये ब्रांस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में आ जाता है, वहाँ पर लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब इसमें देखें तो वाटर क्या करेगा, एक प्रोटॉन अपना डोनेट करेगा, क्या बनेगा, अमोनियम आयन NH4+ और हाइड्रोक्सल, ठीक है। तो यहाँ पर देखें वाटर ये डोनेट कर रहा है, जो डोनेट करता है वो क्या होता है, एसिड, जो एक्सेप्ट कर रहा होता है वो क्या होता है, बेस। ये तो एक है, यानी वाटर एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। और अगर वाटर का रिएक्शन करा दें किसके साथ, HCl के साथ, फिर क्या होगा, अब वाटर एक्सेप्ट करेगा और HCl क्या करेगा, डोनेट करेगा उसको। अब क्या बनेगा, जब वाटर एक्सेप्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन H3O+ और क्लोराइड आयन। ये इक्वेशंस हमने पहले पढ़ी हुई हैं। अब वाटर एक्सेप्ट कर रहा है, जब एक्सेप्ट करेगा तो वाटर एज अ बेस एक्ट करेगा और HCl एज एन एसिड एक्ट करेगा। तो देखें, तो वाटर ये प्रूव हो गया। ये आपने 2 इक्वेशंस लाजमी बतानी है प्रूव में, पहले लिखना है ऊपर कि वाटर कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस, दैट्स वाई वाटर इज कॉल्ड एन एम्फोटेरिक स्पीशी। फॉर एग्जाम्पल, फिर आपने लिखना है ये, व्हेन H2O react with ammonia, water act as an acid. When water react with HCl, then water can act as a base। फिर आके इक्वेशंस भी बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट योर सेल्फ का जी। 4 में क्या कहा है जी कि हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट NH3 इज ब्रांस्टेड लोरी बेस। अमोनिया की बात हो रही है बेटा कि जो NH3 है ये क्या है, ब्रांस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग बेस है, ठीक है, मान लिया, बट नॉट ऑर्हेनियस बेस। ऑर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस नहीं है भाई, ये तो कॉमन सेंस है। कैसे, अब आप अमोनिया को देखें, अमोनिया ये किसके तौर पे एक्ट कर सकता है, ब्रांस्टेड लोरी बेस है। क्यों है ब्रांस्टेड लोरी बेस, आप कहेंगे, लिखें इसको, आप लिखेंगे इस तरह कि अमोनिया, जो मैं आंसर बोल रहा हूँ ये आप साथ साथ राइट डाउन भी कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, कि अमोनिया कैन बिहेव एज ब्रांस्टेड लोरी बेस बिकॉज, अब रीज़न बता रहा हूँ, ये ब्रांस्टेड लोरी बेस क्यों है, बिकॉज
it can accept a proton from the other substance। भी अमोनिया तो दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, कैसे? जैसे कि यहाँ पे देखें आप, ये आपके सामने वाटर की और अमोनिया की एग्जांपल है, यही एग्जांपल लिख दें। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल भी दे दें, फॉर एग्जांपल कैसे? आप लिखेंगे कि अमोनिया का अगर हम रिएक्शन करवा दें किसी के साथ भी, वाटर के साथ करवा दें, HCl के साथ करवा दें, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। चले मैं HCl से लिख देता हूँ, इरिवर्सिबल एरो। तो देखें अब अमोनिया क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये देखिए, जब ये एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा, इधर से बनेगा हमारे पास अमोनियम आयन NH4+, और बाकी साथ क्या बचेगा, क्लोराइड आयन। तो ये एक्सेप्ट कर रहा है और ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, बेस। जो डोनेट करता है प्रोटॉन वो क्या होता है, एसिड। तो बात तो सही है उसकी कि ब्रॉन्स्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग अमोनिया क्या है, बेस है। क्यों बेस है, बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम द अदर सब्सटेंस। जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली बात है वो क्या होगा, ब्रॉन्स्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग बेस होगा। दूसरी एक चीज़ तो होगी पूरी, लेकिन दूसरी बात उसने क्या कही है, बट नॉट ऑर्हेनियस बेस। लेकिन अब आपने भी इसी तरह ये बात तो आपने क्लियर कर दी, ये आंसर तो आपका हाफ आंसर कंप्लीट हो गया कि ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस क्यों है, वो तो आपने बता दिया, ठीक है। अब आगे आपने बताना है बट NH3 यानी अमोनिया इज नॉट ऑर्हेनियस बेस। लेकिन ऑर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस नहीं है, क्यों नहीं है? और भाई ऑर्हेनियस ने तो ये कहा था बेस उसको कहेंगे जो हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करेगा। इसमें तो हाइड्रोक्सल है ही नहीं, तो प्रोड्यूस कहाँ से करेगा? तो आप लिखेंगे बट अमोनिया इज नॉट ऑर्हेनियस बेस बिकॉज, अब रीजन बोल रहा हूं, बिकॉज it cannot produce हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन, बिकॉज इट कैन नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सोल्यूशन। क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में डिजॉल्व होने के बाद या एक्वस सोल्यूशन में डिजॉल्व करने से ये हाइड्रोक्सल प्रोड्यूस ही नहीं करता, क्योंकि है ही नहीं उसके पास, तो कहाँ से प्रोड्यूस करेगा। बिकॉज अमोनिया आपने लिखेंगे बिकॉज NH3 इज, but ammonia is not ऑर्हेनियस base because it cannot produce hydroxyl ion यानी OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन। जो प्रोड्यूस नहीं करता तो है ही नहीं, सीधी सी बात है। नंबर 5, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ गया जी। अब क्या है जी, स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लोइस कॉन्सेप्ट। लोइस के अकॉर्डिंग बताएं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा। बेटा लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, हमने अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल डिस्कस की थी, या अमोनिया और हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन की एग्जांपल डिस्कस की थी कि इनके जब आपस में रिएक्शन होंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, जिसमें एडक्ट बनता था। तो इसका आंसर मैं तो टेक्स्ट बुक से आपको रेफ़र करता हूँ कि अगर आप इसका बेहतरीन आंसर लिखा हुआ है पेज नंबर 25 पे आएँ ज़रा, पेज नंबर 25 टेक्स्ट बुक। अब वहाँ पर देखें जहाँ पर आपका ये सेकंड स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखिए ज़रा ये वाला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है। अब इस दूसरे स्ट्रक्चर में इसके बिल्कुल नीचे जहाँ पर एडक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसके ऊपर हेडिंग बना लें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस कर लिया, अकॉर्डिंग टू ऑर्हेनियस कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिया। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लोइस वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक तो एडक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, वो भी साथ शामिल कर लें।
आप कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ से ये एडक्ट की डेफिनेशन भी है, ठीक है, एडक्ट की डेफिनेशन आ जाए, इसके साथ ब्रैकेट में एडक्ट की हेडिंग भी बना लें, एडक्ट, न्यूट्रलाइजेशन की भी और एडक्ट की भी। यहाँ पर ऑथेंटिक आंसर लिखा हुआ है बेटा बुक में, तो आपने क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी लोएस्ट एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशी कॉल्ड एन एडक्ट। इसके आगे बता रहा है अब, सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लोएस्ट कॉन्सेप्ट इज डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस। इसको अंडरलाइन करें, डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस, डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस, ये दो चीज़ें असल हैं बेटा। यानी आपने पढ़ा था कि एसिड वो होता था जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता था, बेस वो होता था जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जब दोनों आपस में रिएक्शन करते थे तो उसका जो सिंगल प्रोडक्ट बनता था उसको हम क्या बोलते थे, एडक्ट, और उसको हम कहते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने ये लेक्चर में भी बता दिया था आपको लोएस्ट कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लोएस्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट इज डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। जब ये इनका आपस में रिएक्शन होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता था, टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इन एन एडक्ट, ये आप लाजमी लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एंड गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोएस्ट एसिड। लोएस्ट एसिड की करेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपने, लोएस्ट एसिड की करेक्टरिस्टिक्स। तो बेटा ये भी मैंने लेक्चर में डिस्कस कर दिया था, ये भी टेक्स्ट बुक से इसको आप पेज नंबर 25 पे ही आएँ ज़रा, जहाँ पर पॉइंट नंबर लास्ट में देखें, जहाँ पर पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, इसके ऊपर हेडिंग बना लें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोएस्ट एसिड्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोएस्ट एसिड। पहला पॉइंट है मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये पहला पॉइंट। और पेज नंबर 26 पे पॉइंट नंबर 2 है सिंपल कैटाइंस वाला, उसकी हेडिंग बेशक बना लें, ठीक है, वहाँ तक। तो ये सारे के सारे यहाँ पर लिखा हुआ है हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, देयरफॉर एक्ट एज लोएस्ट एसिड। ये दूसरा पॉइंट कंप्लीट यहाँ तक, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर वहाँ से हो गया। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 7, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वाई BF3 बिहेव्स एज लोएस्ट एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 ये बोर्ड में आ चुका है कि BF3 अगर आप इसको देखें तो ये क्या है, वो कहते हैं लोएस्ट एसिड के तौर पे एक्ट करता है। तो बात तो उसकी ठीक है, लास्ट टाइम लेक्चर में भी हमने ये पढ़ा था लोएस्ट कॉन्सेप्ट में कि BF3 क्या है, लोएस्ट एसिड के तौर पे एक्ट करता था। और अमोनिया किसके तौर पे एक्ट करता था, लोएस्ट बेस के तौर पे एक्ट करता था। अब क्यों है BF3 लोएस्ट एसिड के तौर पे एक्ट क्यों करता है, बेटा साफ सी बात है, आप इसका आंसर लिखेंगे कि BF3 इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, बोरॉन। आप कहेंगे इन BF3 मॉलिक्यूल बोरॉन हैज़ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये लिख लें साथ, इन BF3 मॉलिक्यूल, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, बोरॉन हैज़ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल या इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इट हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। BF3 आपने क्लास 9th में पढ़ा था, एक शॉर्ट क्वेश्चन था, वाई BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वहाँ पर भी यही बात थी। तो BF3 में बोरॉन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यानी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की या एक 2 इलेक्ट्रॉन्स की आप कह सकते हैं कि डेफिशिएंसी है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। जब डेफिशिएंसी है तो इसका मतलब है इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लोएस्ट एसिड। आप कहेंगे कि जो BF3 है इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इट हैज़
in BF3 boron has only 6 electrons in its valence shell, so it can accept a pair of electron from the other substance, that's why it act as lowest acid. तो बेशक आप इसका रिएक्शन भी लिख दें, किसके साथ, BF3 के साथ जो रिएक्शन लिखा हुआ है। आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशी, ठीक है, वाटर एक एम्फोटेरिक है, वो तो हमने यहाँ भी प्रूव किया है अभी क्वेश्चन नंबर 3 में। तो बेटा ये जो पहले क्वेश्चन 7 बता रहा था ना, BF3 में इसका स्ट्रक्चर लाजमी बनाना है, स्ट्रक्चर का एक नंबर होता है। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो वाटर है वो एम्फोटेरिक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टल-लोरी कॉन्सेप्ट, ये भी ठीक है। व्हाट इज इट्स नेचर अकॉर्डिंग टू लोएस्ट कॉन्सेप्ट, वो कहते हैं लोएस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी क्या नेचर होगी। बेटा लोएस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगी नेचर, अकॉर्डिंग टू लोएस्ट कॉन्सेप्ट आपको पता है एसिड उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, बेस उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। यानी जिसके पास लोन पेयर होगा वो बेस होता है और जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है वो एसिड होता है। तो अकॉर्डिंग टू लोएस्ट कॉन्सेप्ट, अगर लोएस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको समझा दूं कि वाटर है। अब वाटर का स्ट्रक्चर बना लेता हूं मैं। आपको पता है ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, ये 5 ये 6 और साथ ये हाइड्रोजन बना दें, क्योंकि लोएस्ट की बात हुई है, लोएस्ट स्ट्रक्चर हमेशा डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर होता है। ये वाटर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी अकॉर्डिंग टू लोएस्ट इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकता हूँ मैं, H सिंगल बॉन्ड O, ये देखें 2 लोन पेयर मैंने बना दिए, ये 2 लोन पेयर बना दिए, ठीक है। अब देखें, अगर गौर से देखें हम तो वाटर में ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, 2। तो जिसके पास लोन पेयर हैं, अंडरस्टूड बात है, वो डोनेट भी कर सकता है। अगर डोनेट कर सकता है तो वो क्या होगा, लोएस्ट के अकॉर्डिंग बेस होगा। आप कह सकते हैं, इसका आंसर लिख लें आप कहेंगे व्हाट इज द नेचर अकॉर्डिंग टू लोएस्ट कॉन्सेप्ट, आप कहेंगे द नेचर ऑफ इज वाटर अकॉर्डिंग टू लोएस्ट बेस, इसकी हेडिंग बना लें, ठीक है। आप कहेंगे H2O विल एक्ट एज लोएस्ट बेस बिकॉज इन वाटर देयर आर 2 लोन पेयर, क्योंकि वाटर में 2 लोन पेयर हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन के पास देखें एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है। सेम इस तरह स्ट्रक्चर बना दें, उस तरह बना दें, या आप इसका स्ट्रक्चर वाटर का सिंपल भी बना सकते हैं। आप सिंपली इसको लिख दें H2O लिखकर 2 लोन पेयर बना दें, एक पेयर इधर बना दें, एक पेयर इधर बना दें। तो आप कहेंगे कि वाटर की जो नेचर है अकॉर्डिंग टू लोएस्ट, ये क्या है, बेस के तौर पे एक्ट करेगा। वाटर विल एक्ट एज लोएस्ट बेस, वाई, बिकॉज इन वाटर देयर आर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब 2 लोन पेयर हैं तो इसका मतलब है जिसके पास लोन पेयर हो वो लोएस्ट बेस होता है। तो ये हमारा पहला टेस्ट योरसेल्फ भी हम कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टेस्ट योरसेल्फ 10.2 भी सॉल्व करेंगे और उसके साथ बाकी जो चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा आपने इसकी सही तरह प्रैक्टिस करनी है, याद करना है, इसको तैयार करना है। यूनिक नोट्स में बिल्कुल सही और अथेंटिक एक्सप्लेनेशन के साथ इसके आंसर दिए हुए हैं। तो आप कोशिश करें कि यूनिक नोट्स से इन क्वेश्चंस के आंसर याद कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सारा बता दिया है, ठीक है, आपने राइट डाउन भी कर लिया है। मज़ीद नोट्स फॉलो करेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको तैयार कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।